हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन चैप्टर नंबर 8 के आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इस श्रृंखला में आज अपना जो पहला प्रश्न है उसको अपन देखते हैं। पहला प्रश्न आपको अपने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। क्या कह रहा है देखिए कि एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, एक भौतिक राशि चुंबकीय आघूर्ण है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो m की वैल्यू अपने को दे रखी है। चुंबकीय आघूर्ण को अपन कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर इतने चुंबकीय आघूर्ण का एक चुंबक है और इसे 0.86 टेस्ला वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र को अपन B से प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू है वो 0.86 टेस्ला दे रखी है, लटकाया गया है। इसे क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण से विक्षेपित करने के लिए, कितने डिग्री के कोण से? 60 डिग्री के, यानी 0 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक ले जाना है। 60 डिग्री के कोण से विक्षेपित करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण को अपन टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इस बल आघूर्ण का मान है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये तीन अपने को राशियां दे रखी हैं और इस एक राशि की वैल्यू है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। जैसा कि आपने जब ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ा है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को याद आ रहा होगा कि बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो अपन यदि अप्लाई करें तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, टो इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। अब अपन इनकी वैल्यूज रख लें तो एम की वैल्यू है वो 200 है, बी की वैल्यू है वो 0.86 है और साइन 60, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन 60 फर्स्ट लाइन के अंदर। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो ये आपके पास 200 इंटू 0.86 इंटू √3/2 वैल्यू आ जाएगी। इन सब को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा आप देखेंगे कि ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो दोनों ज़ीरो हैं वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो ये 86 रहेगा और इस 86 को आप रूट से मल्टीप्लाई कर दें √3 से तो ये 86 √3 रह जाता है। और आप चाहें तो √3 का मान जो होता है उससे भी 86 को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आपका सफिशिएंट है। बल आघूर्ण निकाला है तो बल आघूर्ण का मात्रक अपने को लिखना होगा, बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी, न्यूटन इंटू मीटर। तो इस तरीके से बहुत इजी सा इक्वेशन है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन अगला सवाल देखते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपसे क्या कह रहा है देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक अपने को दे रखा है और क्षैतिज घटक को अपन BH से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू दे रखी है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो टेस्ला अपन लिखते हैं, लेकिन अपन इसको दूसरे फॉर्मेट से चुंबकीय फ्लक्स से वेबर/मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में इसका दूसरा मात्रक टेस्ला भी आपको लिख देता हूँ। दोनों में से कोई भी मात्रक परीक्षा में लिखा मिल सकता है। तथा नति कोण का मान 45 डिग्री है। इसी पॉइंट के ऊपर नति कोण का मान, तो नति कोण को मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसकी वैल्यू है वो अपने को 45 डिग्री दे रखी है। तो ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू क्या होगी? ऊर्ध्वाधर घटक को अपन वर्टिकल कहते हैं। BV की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब अपन इसको यदि सॉल्व करें तो आप लोगों ने जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा है और उसमें भू चुंबकत्व के अवयव पढ़े हैं तो उसमें अंत में आपने इनके बीच में एक रिलेशन पढ़ा होगा, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के बीच में। अपन जानते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चूँकि जो BV की वैल्यू होती है वो होती है B साइन थीटा, ठीक है, और BH की जो वैल्यू होती है, हॉरिजेंटल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है B कॉस थीटा। तो यदि इन दोनों का अपन रेशियो लें तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बचती है BV/BH, दैट इज इक्वल्स टू क्या रह जाता है? tan थीटा रह जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला है वो अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे थीटा जो दे रखा है वो थीटा अपने को क्या दे रखा है? ये नति कोण दे रखा है। तो डायरेक्ट अपन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? BV की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ से बी वी के बराबर में फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये बी एच है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बी वी बराबर बी एच और मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा। अब बी एच की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 10⁻⁻4 इंटू 10, और 10 कितना डिग्री दे रखा है, 1045 दे रखा है, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको अपन 1 अप्लाई कर देंगे तो अगेन आपके पास सेम वैल्यू रह जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻4, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अगेन आप टेस्ला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। और यदि आप इसको 0.5 को 5 में कन्वर्ट करना चाहें, इस पॉइंट को आप रिमूव करना चाहें यहाँ से, तो क्या करना होता है, आप बहुत आसानी से अच्छे से समझते हैं कि पॉइंट हटाने पर नीचे 10 लगेगा, 10 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू ये 10⁻⁻5 में हो जाएगी टेस्ला। क्लियर है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है, अपने को सॉल्व करने चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 अपने से कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की एक लोह चुंबकीय पदार्थ की छड़। तो सबसे पहले अपने को इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है ए दैट इज इक्वल्स टू 1 सेमी स्क्वायर दे रखा है। देखते हैं इसकी आवश्यकता रहेगी या नहीं। एक चुंबकीय पदार्थ की जो छड़ है वो 200 ओरस्टेड के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तो चुंबकीय क्षेत्र को अपन बी से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, हालांकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को अपन बी से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अपन जानते हैं कि जब किसी छड़ को प्रभावित करने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको अपन चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। इसलिए अपने को पहले ये प्रश्न है वो पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपन बी और एच में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 200 ओरस्टेड के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उस छड़ को चुंबकित करेगा, और चुंबकित करेगा तो इसको अपन चुंबकीय क्षेत्र ना कह करके चुंबकन क्षेत्र कहना चाहिए, और चुंबकन क्षेत्र को अपन बी से प्रदर्शित ना करके एच से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बी के स्थान पर एच लिखना चाहिए, ठीक है। और बेटर ये रहता कि क्वेश्चन के अंदर ही यह चुंबकीय क्षेत्र ना लिख करके चुंबकन क्षेत्र लिखा होता। तो कितनी वैल्यू दे रखी है एच की, ये अपने को 200 ओरस्टेड दे रखी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ओरस्टेड तो मात्रक ही नहीं है, एच का मात्रक तो एम्पियर अपॉन मीटर होता है, लेकिन ओरस्टेड जो इसका मात्रक है वो सीजीएस मात्रक दे रखा है। तो या तो आप इसको एसआई मात्रक में कन्वर्ट करिए, सारी की सारी भौतिक राशियों को एसआई मात्रक में कन्वर्ट करिए, और या फिर इसको सीजीएस मात्रक में रहने दें। तो अपन इसको एसआई मात्रक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ओरस्टेड को जब एसआई मात्रक में कन्वर्ट किया जाता है तो 200 तो इसकी संख्यात्मक वैल्यू है ही सही, और इसको अपन 10⁻³ पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही 10⁻³ पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है वो अपना एम्पियर अपॉन मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ओरस्टेड को एम्पियर प्रति मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई क्यों किया। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो अपन रफ वर्क में या कहीं दूसरी जगह पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ये बात अच्छे से याद कर लेनी है कि ओरस्टेड को यदि एसआई मात्रक एम्पियर अपॉन मीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसे 10⁻³ पाई से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब आगे कह रहा है कि इसके ऊपर आपको इस चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर 3000 जी का, जी मतलब यहाँ पे गाउस है, का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको अपन कैपिटल बी से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर अपन बी की जो वैल्यू है वो लिखेंगे 3000 गाउस, और गाउस जो है वो भी इसका सीजीएस मात्रक है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है टेस्ला, तो इसे टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 3000 इंटू गाउस को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करते ही ये वैल्यू है वो आपकी टेस्ला में आ जाती है। तो इस तरीके से उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है
उसको गाउस में, और किसी चुंबकन क्षेत्र में जो वैल्यू रखी जाती है, कोई छड़ रखी जाती है, तो उस चुंबकन क्षेत्र का जो मात्रक है वो ओरस्टेड दे रखा है। तो इन दोनों को अपने को एसआई मात्रक में कन्वर्ट कर लेना है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, पदार्थ की चुंबकशीलता। पदार्थ की चुंबकशीलता किसे कहते हैं? पदार्थ की चुंबकशीलता, इसको अपन म्यू आर से वैल्यू निकालनी है। म्यू आर की वैल्यू अपने को इसमें फाइंड आउट करनी है। पारगम्यता जिसे अपन कहते हैं, म्यू आर, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। एवं चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काई एम, इसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इन दो भौतिक राशियों का मान है वो अपने को निकालना है इन दी गई राशियों की मदद से। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे क्या करें, क्या लेके आए, सोच के देखो कि अपने को कौन सा रिलेशन लगाना चाहिए। देखिए, म्यू आर की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए अपन संबंध जाते हैं कि म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, अब म्यू नॉट की वैल्यू तो अपन जानते हैं, परंतु म्यू कहाँ से लेके आए, तो इसके लिए एक रिलेशन होता है। अपन जानते हैं कि B बराबर म्यू एच, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है, और इसका जो समानुपाती कांस्टेंट है वो म्यू है। तो यहाँ से आप इस म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, B अपॉन एच हो जाएगी। और यदि यहाँ पे कोई माध्यम ना होकर के यदि निर्वात होता तो अपन यहाँ पे म्यू नॉट लगा देते, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि कोई चुंबकीय छड़ है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, इसलिए म्यू आएगा। तो म्यू बराबर B अपॉन एच हो जाएगा, वो वैल्यू अपन यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। तो आपके पास म्यू आर बराबर, म्यू की जगह क्या लिखूँ मैं, B अपॉन एच लिखूँ, और इसके बटा में क्या चल रहा है, म्यू नॉट चल रहा है, तो बटा में म्यू नॉट लगा दिया। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए। B की वैल्यू कितनी है, 3000 × 10⁻⁴, बटा में H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 200, तो ये है 10⁻³ ये है, और नीचे 4 पाई है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और अब क्या करें, म्यू नॉट की वैल्यू रखें, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई 10⁻⁷। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोच के देखें। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा सा सोल्व कर लूँ मैं, तो मेरे पास ऊपर तो रह गया 30 और बटा में रह गया 2, इन दोनों का हिसाब हो गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, ये 10⁻+3 है, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 10⁻⁷ हो जाएगा, और ये 10⁻⁷ 10⁻⁷ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली 30/2 बचेगा, और इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास म्यू आर की जो वैल्यू है वो 15 हो जाती है। और म्यू आर का मात्रक क्या होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पदार्थ की जो चुंबकशीलता है वो मात्रकहीन राशि है। तो यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू है वो अपने पास 15 आ जाएगी। अब अपने को चुंबकीय प्रवृत्ति निकालनी है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का एक रिलेशन आपने पढ़ा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो म्यू आर -1 होता है। देखिए, आपने पढ़ा है म्यू आर इज इक्वल्स टू काई प्लस 1 या 1 प्लस काई पढ़ा आपने, क्लियर है। तो इसी संबंध का उपयोग करके अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो म्यू आर की वैल्यू जो है वो आपके पास 15 है, और -1 कर देंगे तो इसका आंसर है वो अपने पास 14 आ जाएगा। और चुंबक की प्रवृत्ति है वो भी एक मात्रकहीन राशि है, इसलिए इसका भी यहाँ पे कोई मात्रक अप्लाई नहीं होगा। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लोहे के किसी नमूने के लिए निम्न संबंध दे रखा है। आपको एक संबंध दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखा है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.4/h प्लस 12 × 10⁻⁴, और आगे दे रखा है H/m, ये इसका मात्रक दे रखा है। तो इसको अपन हेनरी/मीटर कहते हैं। ये H है वो यहाँ पे चुंबकन क्षेत्र नहीं है जो ब्रैकेट के बाहर वाला है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो 0.4 के बटा में H है वो आपका चुंबकन क्षेत्र H है। ब्रैकेट के बाहर लिखा है ये मात्रक है हेनरी/मीटर। हेनरी क्या होता है ये आप अगले चैप्टर में समझेंगे।
तो म्यू के बराबर में एक रिलेशन दे रखा है। सवाल कह रहा है कि ये जो 0.4 के बटा का h है, इस h का मान कितना होगा। h का वह मान ज्ञात कीजिए, h की जगह अपन कितना मान रखें जो 1 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे। h की जगह कौन सी वैल्यू रखें कि b की वैल्यू है वो 1 टेस्ला हो जाए। तो b की वैल्यू 1 टेस्ला हो जाए, इसके लिए अपने को h की जगह कितना रखना होगा। तो यहाँ पे मेरे को जो संबंध दे रखा है, उस संबंध को यदि मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो म्यू इज इक्वल्स टू अपने पास दे रखा 0.4 बटा में h दे रखा है। तो मैं इस पूरे का एलसीएम ले लेता हूँ, तो पूरे के बटा में एलसीएम h ले लेता हूँ, यहाँ पे h आ गया। तो इसके बाद में क्या रह जाएगा, 0.4 अपॉन h इसको लिख पाएंगे। और अपन यहाँ पे जो +12 इंटू 10 की पावर -4 है, जिसके मल्टीप्लाई में h नहीं है, उसके लिए अपन क्या कर देंगे, इसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आप फाइनली ये कह सकते हैं कि इस पूरी संख्या को अपन h से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.4 अपॉन h आ जाएगा और ये h इससे कैंसिल आउट होकर के वही 12 इंटू 10 की पावर -4 रह जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा अपन ईजी कर सकते हैं। ये कहानी क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं कि इस h को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाती है म्यू h, और म्यू h के बराबर में जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 0.4 + 12 इंटू 10 की पावर -4 h रहेगा। ठीक है, अब आप एक रिलेशन जानते हैं, अभी आपने पढ़ा था क्या कि b बराबर म्यू h होता है। b बराबर म्यू h, यानी जहां म्यू h है उसकी जगह अपन b रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से यही वैल्यू है वो आपके पास b बराबर 0.4 + 12 इंटू 10 की पावर -4 h रह जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि b का मान है वो 1 टेस्ला होना चाहिए। तो b की जगह यदि मैं 1 रखूं, 0.4 को इस तरफ लेके आऊंगा तो ये माइनस में 0.4 हो जाएगा, और ये 12 इंटू 10 की पावर -4 है, इसको आप दूसरी तरफ लेके आओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 10 की पावर -4, और दिस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, h रह जाएगा। तो अब अपन इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या रहेगा, h बराबर 1 में से 0.4 घटा है तो ये 0.6 रह गया, और बटा में 12 इंटू 10 की पावर -4 रह गया। सॉल्व कर लें, इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो ये आपके पास 6 हो गया, नीचे 12 हो गया, और 10 यहाँ से जब आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। फाइनली जब आप इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो गया, और ये 10 की पावर 3 ऊपर जाते ही प्लस का हो गया, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है, और उस 1000 में 2 का भाग लगाएंगे तो 500 हो जाएगा। ये किसका मान आ रहा है, h का मान आ रहा है, h का मान आ रहा है तो h का मात्रक एम्पियर अपॉन मीटर होता है। चुंबकन क्षेत्र का जो मात्रक है वो एम्पियर प्रति मीटर होता है। तो इस तरीके से अपन इस h को सोल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अपन अगला 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 2 गुणा 10 की पावर 3 एम्पियर प्रति मीटर का चुंबकीय क्षेत्र है, वो एक लोहे की छड़ में 8 पाई टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे अपन B से लिखते हैं। तो B का मान आपको 8 पाई टेस्ला दे रखा है, और जब किसी लोहे की छड़ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जो उस छड़ को चुंबकित करेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र को अपन चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, और उसे अपन H से प्रदर्शित करते हैं। तो H की जो वैल्यू है वो 2 इंटू 10 की पावर 3 दे रखी है, और मात्रक एम्पियर प्रति मीटर है। ठीक है, तो छड़ की आपेक्षिक पारगम्यता, आपेक्षिक पारगम्यता का मतलब हो गया म्यू आर का मान, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो अभी अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी कि म्यू आर का मान यदि अपने को फाइंड आउट करना है तो म्यू आर बराबर जो अपन फॉर्मूला लगाएंगे वो म्यू अपॉन म्यू नॉट लगाएंगे। ठीक है, और म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो अभी आपने पढ़ा था कि b अपॉन एच होता है। तो म्यू की जगह b अपॉन एच लिख दिया, और बटा में इसके म्यू नॉट है। तो अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए और सरल कर लीजिए। तो b का मान कितना दे रखा है, 8 पाई, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई 10 की पावर -7,
और उसके बाद में h का मान दे रखा है 2 इंटू 10⁻3। अब इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई से ये 8 पाई 2 बार चला जाएगा और 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। तो नीचे 10⁻⁻7 और 10⁻+3, तो 10⁻⁻4 रह जाएगा और वो नीचे वाला 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 में बदल जाएगा। तो यहाँ पे म्यू आर का मान है वो 10⁻+4 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 10⁻+4 जो आपेक्षिक पारगम्यता है ये बहुत बड़ी संख्या है और आपेक्षिक पारगम्यता का मान 1 से बहुत ज़्यादा होना लोह चुंबकीय पदार्थों को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से अपना ये 5वां प्रश्न है वो क्लियर हो जाता है। अब अपन अगला प्रश्न संख्या 6 पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के चुंबकीय पदार्थ को, तो सबसे पहले आयतन की वैल्यू लिख लूँ मैं, कितना दे रखा है, v की वैल्यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर क्यूब। और आप जानते हैं कि सेंटीमीटर को अपन को किस में बदलना है, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 1 सेंटीमीटर को जब अपन मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये तो आयतन का मात्रक है तो अपने को 3 बार उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर क्यूब इसका मात्रक लग जाएगा। चुंबकीय पदार्थ को 5 ओरस्टेड चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र में यानी वो चुंबकीय क्षेत्र उस पदार्थ को चुंबकित करेगा, तो इसे अपन चुंबकीय क्षेत्र ना कह करके चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकन क्षेत्र को अपन H से प्रदर्शित करते हैं। तो H की जो वैल्यू है वो आपको 5 ओरस्टेड दे रखी है, ठीक है, ओरस्टेड। और ओरस्टेड को SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर में बदलने का तरीका भी आपने पढ़ा है। और दूसरा तरीका यदि आप और पढ़ना चाहें तो पिछली बार आपको याद होगा 10⁻³ बटा में 4 पाई लिखा था अपन ने, 10⁻³ बटा 4 पाई से मल्टीप्लाई किया था। यदि आप 10⁻³ और बटा में 4 पाई को सोल्व करें तो उसकी वैल्यू है वो 80 आती है। तो ये 80 एम्पियर प्रति मीटर बन जाता है। यानी ओरस्टेड को एम्पियर प्रति मीटर में बदलने के लिए 80 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। इससे उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, जब इस पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखा जाएगा तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा और वो जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय प्रेरण का मतलब है B का मान निकालना। क्यों? क्योंकि कोई पदार्थ जब चुंबकित होता है तो उसे अपन चुंबकीय क्षेत्र या फिर इसे चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। तो B का मान अपने को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये जो दी गई भौतिक राशियां हैं इनको ध्यान में रखते हुए B प्राप्त करने का कौन सा फॉर्मूला लेके आए। विभिन्न चुंबकीय राशियों के मध्य संबंध आपने पढ़ा था। तो जब संबंध आपने पढ़ा था, चुंबकीय प्रेरण का मतलब हुआ कि एक तो पहले वाला चुंबकीय क्षेत्र और एक जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को उस चुंबकन क्षेत्र में रखा गया तो वो खुद चुंबकित हो गया, उसकी वजह से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों के परिणाम स्वरूप परिणामी चुंबकीय क्षेत्र यदि अपने को निकालना है तो इसका रिलेशन अपन ने पढ़ा है। और अपन जानते हैं कि B का जो फॉर्मूला होता है तो B बराबर μ0 कॉमन आता था और I प्लस H अपन ने लिखा था। क्लियर है? I क्या है? चुंबकन तीव्रता। और चुंबकन तीव्रता होती है, उसको लिखते हैं एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण m/v प्लस अपन S लगा देते हैं और यहाँ पे अपन लिख देते हैं चूंकि I बराबर होता है m/v का फॉर्मूला। अब ये संबंध आपके पास आ गया और इन सब भौतिक राशियों की वैल्यूज आपके पास है पहले से। तो B का मान बताइए, क्या लिखेंगे? μ0 का मान 4 पाई 10⁻⁻7, इसके बाद में m का मान 6 दे रखा है, v का मान अपन ने 30 गुणा 10⁻⁻6 लिखा है और प्लस h का मान कितना दे रखा है, h का मान इसको सोल्व कर लीजिए, 8 5 40, 400 हो गया, ये वैल्यू आ जाती है। और इस पूरी वैल्यू को यदि अपन सोल्व करें तो पूरी संख्या को आप सोल्व है वो आप अपने रफ कॉपी में इसकी कैलकुलेशन कर लें। मैं डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे लिखूंगा। आप चाहें तो 4 है, पाई की वैल्यू 3.14 रख करके उसको सोल्व कर लें।
तो पाई को यानी 4 को जब आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12.56 इंटू 10⁻⁻7 रहेगा। इसके बाद में ये 6 है बटा में 30 है, तो 6 और बटा में 30 यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और 10⁻6 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, और उसमें जब आप 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 10⁻6 की जगह 5 रह जाएगा, और प्लस में 400 हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें। जब इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे तो ये 0.25 आंसर आएगा, 0.25 टेस्ला। तो इस तरीके से अपने को इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है वो प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग है, क्वेश्चन को अपने को स्टार्ट कैसे करना है, कौन कौन सी भौतिक राशियाँ अपने को दे रखी हैं, उनका पता करना थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। तो इसको समझते हुए आप सॉल्व करें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है 7वां प्रश्न। लोह चुंबकीय पदार्थ के नमूने का द्रव्यमान, यानी अपने को द्रव्यमान दे रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम की जो वैल्यू दे रखी है मुझे, द्रव्यमान जो इसका दे रखा है वो दे रखा है 0.6 kg। ठीक है, इसके बाद में सवाल कह रहा है कि घनत्व का मान, तो घनत्व को अपन रो से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व दे रखा है 7.8 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर है। इसके बाद में सवाल कह रहा है कि यदि 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले, आवृत्ति को अपन एन से प्रदर्शित कर देते हैं और इसकी वैल्यू दे रखी है 50 हर्ट्ज, ये लिख लेते हैं। आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में शैथिल्य लूप का एरिया, क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ये दे रखा है 0.722 एरिया, और वो भी किस में, मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो प्रति सेकंड शैथिल्य हानि, प्रति सेकंड शैथिल्य हानि, याद होगा आप लोगों को, अपने शैथिल्य ह्रास लिखा था उस वाले टॉपिक में, और इसको अपन ने क्यू से प्रदर्शित किया था। तो इस क्यू की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। इतनी सारी राशियां अपने को दे रखी हैं, क्यू की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब आप जानते हैं कि क्यू का जो फॉर्मूला था वो अपन ने पढ़ा था, पदार्थ का आयतन कितना है, उसके बाद में जो शैथिल्य वक्र होता है उसका एरिया कितना है, और आवृत्ति कितनी है। तो एरिया और आवृत्ति तो अपने पास है, आयतन नहीं है। और आयतन क्या होता है, आयतन होता है द्रव्यमान बटा घनत्व, द्रव्यमान बटा घनत्व, मास अपॉन रो से अपन इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान बटा घनत्व अपन आयतन को कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा m अपॉन रो एरिया इंटू एन। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो m की वैल्यू दे रखी है 0.6, घनत्व की वैल्यू दे रखी है 7.8 10⁻3। इसके बाद में अपने को एरिया, तो ये 0.722, और उसके बाद में आवृत्ति 50 हर्ट्ज। इन तीनों को अपन सॉल्व कर लें, और जब अपन तीनों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेना चाहिए। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो मेरी ये कह रही है कि इसका फाइनल आंसर है वो 2.77 वैल्यू आएगी इंटू 10⁻³ और प्रति सेकंड ऊर्जा की वैल्यू अपन ने लिखी है तो मात्रक लगा देंगे अपन जूल। तो 2.77 10⁻³ जूल इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी प्रश्न है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 अपने को कह रहा है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, उसका जो क्यूरी टेम्परेचर है, क्यूरी ताप है, वो 300 केल्विन है। तो क्यूरी टेम्परेचर को अपन TC से लिखते हैं और इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 300 केल्विन। ठीक है, यदि 450 केल्विन ताप पर पदार्थ की, यानी अब फाइनल टेम्परेचर दे रखा है वो 450 केल्विन दे रखा है, 450 केल्विन ताप पर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको अपन काई से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.6 हो, तो इसकी क्यूरी नियतांक, क्यूरी नियतांक को अपन C से प्रदर्शित करते हैं। इस क्यूरी नियतांक का मान अपने को कैलकुलेट करना है। तो अब अपन जानते हैं कि यहाँ पे अपना जो रिलेशन होता है वो काई m इज इक्वल्स टू होता है क्यूरी टेम्परेचर, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए याद होगा आपको C/T - TC,
और यदि अपने को C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो C बराबर हो जाएगा काई एम, और ये T माइनस टी सी है वो दूसरी तरफ जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास C की जो वैल्यू है वो काई एम लिखेंगे 0.6, और इन दोनों का यदि मैं मल्टीप्लाई करूं, माइनस करूं, तो ये 450 माइनस 300 हो गया, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी 0.6 इंटू 150, और 0.6 इंटू 150 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। और रही बात इसके मात्रक की, तो की सी का जो मात्रक है उसमें काई एम है, वो चुंबकीय प्रवृत्ति है, ये मात्रकहीन है, और टेम्परेचर का मात्रक केल्विन आता है, तो कांस्टेंट का मात्रक है वो भी अपना केल्विन हो जाएगा। तो ये मात्रक भी अपने को इसके साथ लगाना चाहिए। क्लियर है? बाद में अपन अगला प्रश्न संख्या 9 सॉल्व कर रहे हैं। 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ, सबसे पहले अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ का नाम लेते ही आपके दिमाग में पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ ओपन होना चाहिए। अनुचुंबकीय पदार्थ के 120 केल्विन पर चुंबकीय प्रवृत्ति 0.60 है। तो इस पदार्थ के लिए 27 डिग्री सेल्सियस, यानी पहले एक टेम्परेचर दे रखा है और बाद में एक टेम्परेचर और दे रखा है। इस 27 डिग्री सेल्सियस पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। दो चुंबकीय प्रवृत्तियां हैं, दो टेम्परेचर हैं, तो पहले वाले टेम्परेचर को मैं वैल्यू दे देता हूं T1। तो T1 की वैल्यू दे रखी है 120 केल्विन, और इसके ऊपर जो चुंबकीय प्रवृत्ति काई 1 है इसकी वैल्यू दे रखी है 0.60। क्लियर है? इसके बाद में दूसरा जो टेम्परेचर दे रखा है उसको अपन T2 कह देते हैं, और ये आपको 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इसको यदि अपन केल्विन में बदलें तो 27 में 273 प्लस कर देते हैं, तो जैसे 273 प्लस करेंगे ये अपने पास 300 केल्विन हो जाएगा। और इसके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति काई 2 है इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अपने को अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी टेम्परेचर का फॉर्मूला लगाना होगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो क्यूरी ताप नियम होता है वो क्या होता है? अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो क्यूरी टेम्परेचर का जो नियम होता है या क्यूरी नियम होता है उसको अपने को सबसे पहले लिखना होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए तो क्या होता है, अपन जानते हैं कि इसके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई एम का जो मान होता है वो बराबर होता है C अपॉन टेम्परेचर। तो C अपन क्यूरी नियतांक कहते हैं और ये टेम्परेचर है। तो पहले वाले काई 1 के लिए अपने पास टेम्परेचर T1 आ जाएगा, और उसके बाद में काई 2 के लिए जो वैल्यू आएगी वो C अपॉन T2 हो जाएगी। अपने को मान किसका निकालना है? काई 2 का मान निकालना है। तो इसके समीकरण नंबर 1 कह दें और इसे समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। अब जिसका मान निकालना है उसको ऊपर रख लें, तो ये आपके पास काई 2 अपॉन काई 1 की वैल्यू हो जाएगी। काई 2 का मान लिखोगे तो C अपॉन T2, और इसका भाग लगाओगे तो इसको उलट दीजिए तो C अपॉन T1 हो जाएगा। C से C यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो काई 2 का मान जब अपन लिखेंगे तो C से C कैंसिल आउट होगा तो T1 अपॉन T2 बचेगा। तो ये T1 अपॉन T2 है, और बटा का काई 1 है ये दूसरी तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू सर 120 है। T2 की वैल्यू कितनी है सर? 300 है। और काई 1 की वैल्यू कितनी है? 0.60 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्यूशन के बाद में जो आंसर आएगा वो मेरे पास 0.24 आ जाएगा। काई की वैल्यू मात्रक लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये खुद मात्रकहीन राशि होती है। तो इस तरीके से 9वां प्रश्न है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 अपने को कह रहा है कि 4 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर लिख लेते हैं अपन। तो ये दे रखा है 4 सेमी स्क्वायर, और सेमी स्क्वायर को अपन मीटर में बदल लें तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की लोहे की छड़ 10 की पावर 3 एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकन क्षेत्र के समांतर है। चुंबकन क्षेत्र मतलब ये जो क्षेत्र है वो इसे चुंबकित करेगा, तो इसे अपन H से प्रदर्शित करते हैं 10 की पावर 3 एम्पियर प्रति मीटर।
देखिए चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लिखा होता है। जहाँ पे उत्पन्न होने वाले क्षेत्र की बात करें तो अपन चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, उसे चुंबकीय प्रेरण भी कहेंगे। लेकिन जो क्षेत्र पदार्थ को चुंबकित करने के काम आता है उसे अपन चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि यदि इसमें से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स को अपन फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसकी वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁴ वेबर, इतना है। तो पदार्थ की पारगम्यता यानी म्यू का मान, आपेक्षिक पारगम्यता यानी म्यू आर का मान, और उसके बाद में चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काई एम का मान, इन तीनों की वैल्यू है वो अपने को प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले अपन इस प्रश्न को इस तरीके से अरेंज करेंगे तो इसका कोई भी पार्ट है वो अपना छूटेगा नहीं कि अपन किसी प्रश्न को छोड़ पाए, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे म्यू का मान निकालना है। अब म्यू का मान निकालना है और आपको एच का मान दिया हुआ है। जैसे ही म्यू और एच के बीच की कहानी आए तो आपको पता होना चाहिए कि म्यू बराबर B/H होता है। क्या होता है? म्यू बराबर B/H। अब म्यू यदि प्राप्त करना है तो B और H चाहिए। H तो आपके पास है, तो अब क्या चाहिए? B और आ जाए, चुंबकीय क्षेत्र और आ जाए। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आएगा? चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर क्या होता है? BA। तो यहाँ पे फाई का मान आपको दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है, तो ये जो फाई और ए की वैल्यू है यहाँ से आप बी की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चूंकि फाई दिस इज इक्वल्स टू BA, और यहाँ से यदि मैं B का मान निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा φ/A। फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4×10⁻⁴। एरिया कितना दे रखा है? 4×10⁻⁴। दोनों कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास आंसर आ गया इसका 1, और 1 क्या आएगा? टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो अपने पास 1 टेस्ला यहाँ पे आ जाता है, B का मान अपने पास आ जाता है। और जब B का मान आपके पास आ गया, अब आप म्यू का मान निकाल सकते हैं। तो म्यू बराबर क्या होता है? B/H होता है सर। B का मान 1 है और H का मान 10⁻³ दे रखा है। ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा, और 10⁻³ बनेगा तो अब आप इसका मात्रक लिख सकते हैं। B का मात्रक क्या लिख सकते हैं? टेस्ला। और H का मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर होता है। तो मीटर आपका ऊपर चला जाएगा और एम्पियर इसके बटा में रह जाएगा। तो टेस्ला मीटर/एम्पियर आप इसका मात्रक लिख सकते हैं। हर एक भौतिक राशि के साथ आपको उसका मात्रक निश्चित रूप से लिखना चाहिए, अन्यथा आपका नंबर है वो काटा जा सकता है। इसके बाद में अपने को वैल्यू चाहिए म्यू आर की। तो म्यू आर की वैल्यू क्या होती है? μ/μ0 होती है। अब म्यू की वैल्यू तो अपने पास है। म्यू की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ बटा में μ0 ये होता है 4π10⁻⁷। सॉल्व कर लीजिए इसको। जो सॉल्यूशन है इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻³ ये 10⁻⁷, ऊपर जाएगा तो प्लस का 7, तो ये आपके पास 10⁻4 ऊपर बचेगा। तो 10⁻4 ऊपर चला गया, 4 आपके पास है और पाई का मान 3.14। अब आप इसमें भाग लगा दीजिए। तो म्यू आर 10⁻4 में जब आप इसका भाग लगाएंगे तो कैलकुलेशन कहती है कि 796 आंसर आएगा और मात्रकहीन राशि प्राप्त होती है। इसके बाद में इसके साथ ही मैं यहाँ पे चुंबकीय प्रवृत्ति का मान निकाल लेता हूँ। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो अपन बखूबी जानते हैं कि सर म्यू आर -1 होता है। तो म्यू आर का मान आपके पास 796 आ गया, इसमें से अपन -1 कर देंगे तो ये 795 इसका आंसर आ जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि चुंबकीय प्रवृत्ति है वो भी एक मात्रकहीन राशि है, इसलिए इसके साथ भी कोई मात्रक नहीं लगाना है। इसके साथ ही अपने 10 प्रश्न हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इस चैप्टर के जो अंतिम 2 प्रश्न हैं वो दोनों अति महत्वपूर्ण हैं और अब उन दोनों को पढ़ते हैं अपन। प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 अपने से कह रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, तो आर का मान यहाँ पे मुझे दे रखा है 0.05 मीटर, ये लिख लेता हूँ। इसमें फेरों की संख्या, इसे अपन कैपिटल एन से कह देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 100 दे रखी है। इसमें 0.1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आई का मान भी अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 0.1 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है।
तो इसे 1.5 टेस्ला वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पे B का मान दे रखा है कितना, 1.5 टेस्ला वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इसकी एक्स के सापेक्ष 180 डिग्री तक, तो यानी थीटा 1 का मान है वो 0 डिग्री है और थीटा 2 का मान है वो 180 डिग्री है, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाना है। घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। सवाल कह रहा है कुंडली का तल प्रारंभ में क्षेत्र के लंबवत है, तो ये मान लीजिए आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यदि आप ये मान लीजिए मेरे पास कोई ये कुंडली है, वो इस तरीके से आप रखेंगे तो इसके क्षेत्रफल की जो दिशा है वो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। तो दोनों ही परिस्थितियों में थीटा 1 का मान है वो अपना 0 डिग्री रहेगा। तो 0 डिग्री से लेकर के 180 तक इसे घुमाना है। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इसका मतलब कुंडली के क्षेत्रफल की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर है। यहाँ पे आप इस लंबवत तल से यह न समझें कि इसे 90 से 180 तक घुमाना है, क्योंकि कुंडली का तल है, ये मान लीजिए मेरे पास कुंडली है, ये इस तरीके से लंबवत रखी हुई है, किसके, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है। तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली के क्षेत्रफल की दिशा क्या आएगी, इस कुंडली के क्षेत्रफल की दिशा यही आएगी। तो इस तरीके से दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इस बात को आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। W का मान फाइंड आउट करना है, तो W का मान क्या होता है, घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बताइए। तो W का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 और टो का मान MB साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब आप इसका समाकलन कर दीजिए, तो MB तो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो बाहर आ जाएगी MB, और साइन थीटा का जो समाकलन है वो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया, और ये थीटा 1 से लेकर के थीटा 2। इसके बाद में यदि आप इस माइनस को अंदर लेके जाएं तो ये लिमिट है वो कन्वर्ट हो जाएगी अपर टू लोअर लिमिट में, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं कि MB, और इसके बाद में यदि माइनस अंदर जाएगा तो ये थीटा 1 ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के अपन इसको ये कह सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्योंकि मैंने बाहर वाला माइनस यहाँ पे हटा दिया है। M का मतलब क्या है, अब अपन M निकाल लेते हैं। M का मतलब चुंबकीय आघूर्ण है। चुंबकीय आघूर्ण दो तरीके से पढ़े हैं, एक छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M इंटू एल, ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावी लंबाई, और एक होता है धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, उसका फॉर्मूला होता है M बराबर NIA। तो इसका मान निकाल लें, N का मान आपको दे रखा है 100, I का मान दे रखा है 0.1 और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान अपन 3.14 और ये 0.05 इंटू 0.05 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास जो चुंबकीय आघूर्ण M का वैल्यू है, इसको आप 22/7 भी लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी कहानी, 22/7 भी अपन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, परंतु अपन ने 3.14 लिख करके इसको सोल्व कर लेना है। तो इस कैलकुलेशन को जब अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास आती है 78.5 इंटू 10 की पावर -3 और एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 78.5 10 की पावर -3, बी का मान आपको दे रखा है 1.5। इसके बाद में कोस थीटा 1, कोस 0 का मान होता है 1, ये मैंने माइनस यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और कोस 180 का मान होता है -1, तो -1 और -1 होकर के यहाँ पे +1 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये 2 से 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास 78.5 इंटू 10 की पावर -3 और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 5 3 15 का 5, 1 8 3 24 और 1 25, 2 और 7 3 21 और 2 23 इंटू 10 की पावर -3, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाती है। और यदि आप इसमें 10 की पावर -3 को भी अप्लाई करें तो ये पॉइंट है वो और पीछे खिसक जाएगा, तो 0.2355 की वैल्यू आ जाएगी। कार्य की वैल्यू अपन निकाल रहे हैं तो कार्य का मात्रक है वो अपने पास जूल लग जाएगा।
इस तरीके से अपन इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न को पढ़ना है और अच्छे तरीके से समझना है। अंतिम प्रश्न के ऊपर चलते हैं इस चैप्टर के। 12वां प्रश्न है वो एक प्रूफ का प्रश्न है। तो डेरिवेशन टाइप बड़ा प्रश्न बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। देखिए क्या कह रहा है कि एक कुंडली एल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के रूप में है। समबाहु त्रिभुज के रूप में होने का मतलब है कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा एल है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो अपने को कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। इसे बी चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू दे रखी है वो अपने को बी बता रखी है। ठीक है, बी वेक्टर कुंडली के तल में है। बी वेक्टर कुंडली के तल में है। इस बात का क्या है, इस बात को कैसे समझना। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की अप्रोक्सीमेट दो ही दिशाएं होती हैं कि या तो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुंडली के तल के लंबवत है या कुंडली के तल में है। तो कुंडली के तल में होने का मतलब है कि इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगाना है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये कुंडली का तल है। तो यहाँ पे कुंडली के क्षेत्रफल की दिशा क्या हो जाएगी, कुंडली के क्षेत्रफल की दिशा तो ये लंबवत दिशा हो जाएगी। ठीक है, और लंबवत दिशा हो जाएगी तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि बी वेक्टर जो है वो कुंडली के तल में है, यानी कि कुंडली का क्षेत्रफल और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये बात आपको इस प्रश्न की भाषा से समझनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि थीटा का मान है वो अपना 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा कितनी जा रही है इस कुंडली में, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है। आई विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के ऊपर लगने वाला जो बल आघूर्ण है, इस कुंडली पे क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। और उस बल आघूर्ण की वैल्यू है वो आपको दे रखी है, टॉ दे रखी है। ये सारी बातों को यदि आप सरल करें तो इस त्रिभुज की ये जो भुजा है, इस भुजा एल का मान कितना होगा इनके फॉर्म में, चुंबकीय क्षेत्र में, धारा में, बल आघूर्ण में, थीटा के फॉर्मेट में एल का मान कितना आएगा। बात बहुत अच्छे से समझनी है कि इस कुंडली में जब आई धारा प्रवाहित की जाएगी, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। कैसे रखा गया है कि एरिया की डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जिससे इसके ऊपर बल आघूर्ण लगेगा। इस बल आघूर्ण की स्थिति में इस त्रिभुज की भुजा कितनी है ये अपने को कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं इस कुंडली के चुंबकीय आघूर्ण की बात करता हूँ। तो इस कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण है जिसे अपन कैपिटल एम कहते हैं, उसका वैल्यू कितनी आएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है सर NIA। तो यहाँ पे n का मान क्या है, n का मतलब तो फेरों की संख्या है। फेरों की संख्या यहाँ पे चर्चा नहीं करी गई है, इसका मतलब केवल एक फेरा है। तो यहाँ पर मेरे पास m की जो वैल्यू आ जाएगी वो I का मान मेरे को केवल I दे रखा है। और एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ मैं √3/4। और भुजा कितनी दे रखी है, L दे रखी है, तो L का स्क्वायर आ जाएगा। अब बल आघूर्ण टॉ दे रखा है तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए। बल आघूर्ण का फॉर्मूला, बल आघूर्ण टॉ बराबर क्या होता है, टॉ बराबर होता है mb sin थीटा। तो वैल्यू रख दीजिए, m का मान I √3/4 भुजा का स्क्वायर, b का मान आपको b दे रखा है और थीटा का मान 90 डिग्री, साइन थीटा का मान 90, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो टो बराबर क्या रह जाएगा, I √3/4, इसके बाद में भुजा का स्क्वायर L स्क्वायर और b रह जाएगा। सवाल में करना क्या है, आपको भुजा का मान निकालना है। तो भुजा का मान निकालने के लिए इसको L के फॉर्मेट में रख लीजिए। तो जब आप इसको L के फॉर्मेट में रखेंगे तो यहाँ आपके पास टो आ जाएगा, इसके बट्टा में I आ जाएगा, इसी के बट्टा में b आ जाएगा, और जो बट्टा का 4 है वो ऊपर चला जाएगा और √3 है वो नीचे आ जाएगा, और बराबर ये आपके पास L स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब L का यदि आपको स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ रूट लगा दीजिए।
तो 4 का रूट लगाओगे तो वो तो 2 बचेगा, और बाकी सारी संख्याएं हैं उन सब के ऊपर रूट रह जाएगा। तो आपके पास ऊपर टो है, नीचे आई बी √3 दे रखा है, और इन सब के ऊपर रूट लगेगा, यानी इन सब के ऊपर पावर है वो 1/2 लगा सकते हैं। इस तरीके से अपन इस प्रश्न को यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अपने चैप्टर नंबर 8 के जो आंकिक प्रश्न हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अभी तक जितने अपन पढ़ चुके हैं उनके बराबर आने का प्रयास कीजिए और अपने नोट्स लिख लीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।